प्लास्टिक कल्चर ने बदली किसानों की दुनिया। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ आए हैं डॉक्टर राजेश कुमार सैनी जी, जो कि एक हरितगृह विशेषज्ञ हैं। आज का हमारी परिचर्चा का विषय है प्लास्टिक कल्चर ने लाई खेती में क्रांति। तो सैनी जी, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। प्लास्टिक कल्चर का मतलब होता है, पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे खेती में काफी बढ़ा है। इस तरह से बढ़ा है कि इसने एक नया क्रांति ला दी है। और प्लास्टिक का उपयोग जो किया जाता है खेती में, उसे हम प्लास्टिक कल्चर कहते हैं। और ये देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों का रुझान प्लास्टिक के प्रति बढ़ा है। इसके कुछ कारण रहे हैं, जैसे प्लास्टिक से बनाई वस्तु जो होती है उसमें जंग नहीं लगता है। अगर हम कोई किसी प्रकार का केमिकल काम में लेते हैं छिड़काव के लिए या दवाई उसके अंदर बनाते हैं, तो उसके प्लास्टिक के साथ रिएक्शन नहीं होता है। प्लास्टिक वजन के हिसाब से देखा जाए तो धातु के मुकाबले हल्का रहता है। फिर इसमें अगर एक चीज और देखें तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान रहता है और लचीलापन इसमें थोड़ा रहता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और लोग इसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग में ला रहे हैं। अब प्लास्टिक कल्चर के बाद में बात करें तो किसान भाई इसका विभिन्न वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सिंचाई तंत्र में पानी का जो स्तर है जमीन में गिरता जा रहा है दिनों दिन, और उसके चलते हमारे किसान भाई अपने पूरे भूभाग पे भूभाग पे खेती नहीं कर पा रहे। कई लोग तो इसलिए, उनकी जमीनें हैं लेकिन वो खेती नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसान भाई को कि पानी की का संचय किया जाए, पानी को एकत्रित किया जाए। तो उसके लिए डिग्गी परियोजना के बारे में बात कर सकते हैं, या हम फार्म पॉन्ड के बारे में बात कर सकते हैं, खेत तलाई के बारे में बात कर सकते हैं। तो खेतों के अंदर एक फार्म पॉन्ड बना लिया जाता है, गहरा खड्डा बना लिया जाता है, जिसको अंदर एक प्लास्टिक की परत बिछाई जाती है, जिसको कि हम पॉन्ड लाइनर बोलते हैं। ये इसकी जो मोटाई होती है ये 500 माइक्रोन की होती है। और अगर हम जीएसएम के अंदर बात करें, जीएसएम का मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में कितना वजन है उस वस्तु का, उसको हम बोलते हैं जीएसएम। और जो पॉन्ड लाइनर हम काम में इस्तेमाल में लेते हैं वो आईएसआई मार्क का उस पे होना चाहिए, और उसका जो जीएसएम है 250 जीएसएम का वो होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम पॉन्ड लाइनर बिछा देते हैं तो बरसात के दौरान जो भी बरसात होती है उसका पानी उस पॉन्ड में एकत्रित कर लिया जाता है, और वर्ष भर उससे हमारे किसान भाई खेती कर पाते हैं। क्योंकि पानी जो है, बरसात का पानी एक तरह का अमृत है। आज हम देखते हैं कि कई जगह पानी उपलब्ध है लेकिन पानी की जो क्वालिटी है, जिसका जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है या फिर उसका पीएच मान है, वो ज्यादा है, जिसके चलते वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। परंतु बरसात का पानी जो है वो एक तरह का अमृत है। 12 महीने किसान भाई उसका उपयोग कर सकते हैं और खेती करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दूसरा, हम ये एक बात और बताना चाहूंगा कि पानी जब आपके पास है और लिमिटेड पानी है तो उसके लिए आपको सिंचाई के तौर तरीके भी आपको बदलने होंगे। पूर्व में फ्लड इरिगेशन किया जाता था, धोरा क्यारी बना के पानी दिया जाता था, परंतु अब पानी कम हो गया है तो किसान भाई स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा पद्धति की तरफ उनका रुझान बढ़ा। उसके पश्चात देखा गया कि भाई फव्वारे भी ढंग से नहीं चल पा रहे, पानी का स्तर और कम हो गया है, प्रेशर कम हो गया है, डिस्चार्ज कम हो गया है। तो उन्होंने उसके बाद बूंद बूंद सिंचाई तंत्र को अपनाया, यानी कि ड्रिप इरिगेशन को अपनाया। फव्वारा पद्धति को लोगों ने अपनाया, जिसमें भी प्लास्टिक के जो पाइप्स हैं एचडीपीई, हाई डेंसिटी पॉलीमर पॉलीइथाइलिन जो है वो उसका यूज किया जा रहा है। तो इसके अलावा जो है बूंद बूंद सिंचाई तंत्र है। अब उसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी सिस्टम है, हर जगह पर इसमें प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। फर्टिगेशन टेक्निक के बारे में बात करें तो फर्टिगेशन टैंक जो है या वेंचुरी के द्वारा जो फर्टिगेशन किया जाता है, फर्टिगेशन का मतलब होता है पानी के साथ पानी में घुलने वाले उर्वरकों को घोलकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाना फर्टिगेशन कहलाता है। उसके लिए वेंचुरी का प्रयोग किया जा रहा है, वो वेंचुरी भी आज प्लास्टिक की होती है। तो आप देखिए हर जगह जहाँ पहले धातु था वहाँ पे ये प्लास्टिक आ गया है। वहीं अगर बात करें हम पॉली हाउस के बारे में, तो पॉली हाउस का मतलब होता है, या ग्रीन हाउस का मतलब होता है लोहे की पाइपों से बना एक ऐसा ढांचा जो कि पारदर्शी आवरण से ढका होता है। पारदर्शी आवरण का मतलब होता है जिसमें सूर्य की किरणें सीधी ना आकर बल्कि छनकर अंदर आती हैं, और उसके अंदर पौधों को उगाया जाता है और अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है, और उन्हें उनसे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। उसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर ढकने के लिए आपने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है तो नामकरण हो जाता है पॉली हाउस।
अगर ढकने के लिए आपने शेड नेट का इस्तेमाल किया यानी छाया जाल का इस्तेमाल किया, नामकरण हो जाता है शेड नेट हाउस। अगर ढकने के लिए आपने इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल किया तो नामकरण हो जाता है इंसेक्ट नेट हाउस। और इसी में अगर आप और एडवांस देखें, एक तरफ पंखा लगा हुआ है, एक तरफ पैड लगा हुआ है, पैड पे पानी गिरता है और पंखे चलते हैं और उसके अंदर वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम फैन पैड सिस्टम वाला ग्रीन हाउस। ऐसे ही मिस्टिंग चैम्बर होते हैं, मिस्टिंग चैम्बर होते हैं। और पॉलीफिल्म की बात करें तो पॉलीफिल्म जो है बाजार के अंदर जो आ रही है उसमें विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। 6 लेयर और 7 लेयर की जो पॉलीफिल्म आ रही हैं उसमें यूवी स्टेबलाइजेशन का गुण होता है, यानी पैरामैग्नेटिक किरणों को या तो अवशोषित कर लेती है या परावर्तित कर देती है। ट्रांसपेरेंट यानी कि उसके अंदर जो लाइट आ रही है वो अंदर आ जाती है। और उसके अलावा जो है एंटी डस्ट, डस्ट जमने नहीं देती, एंटी ड्रिप ड्रॉप फॉर्मेशन नहीं होने देती। तो ये सब गुण हैं उसके अंदर। कई जगह हम एंटी सल्फर का उपयोग भी करते हैं। कई जगह आपने देखा है कि जो फिल्म है वो उसकी मोटाई जो है कम से कम 180 माइक्रोन की होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो लोग वापर रहे हैं वो 200 माइक्रोन की जो पॉलीफिल्म है वो इस्तेमाल में ली जा रही है। और इसके अलावा जो पीलापन जो होता है मार्केट में उपलब्ध है, तो पीलापन की जो पॉलीफिल्म्स हैं उनको वो पीलापन एंटी सल्फर की वजह से होता है। उसमें एक एंटी सल्फर गुण होता है, क्योंकि खेती के अंदर हम अक्सर जो है फूलों की खेती करते हैं। स्पेशली जब आप गुलाब की खेती करते हो, डच गुलाब की खेती करते हो, जरबेरा की खेती करते हो, कार्नेशन की खेती करते हो, तो उस समय आप सल्फर पेस्टिसाइड्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो। तो सल्फर की वजह से प्लास्टिक कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसमें एक स्पेशल गुण डाला जाता है, एंटी सल्फर का गुण जी। और उसको डालने के लिए एक उसमें मटेरियल, एक पदार्थ लगाया जाता है जिसको बोलते हैं निकल पिंचर। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसको एक बार आप लगाते हो तो उसकी आयु 3 से 4 साल तक चलती है। उसके पश्चात इसको बदलना पड़ता है, फट जाती है तो बदलना पड़ता है। अगर उसमें किसी प्रकार का क्रैक आ गया है, फट गई है, तो उसके ऊपर फिर हमें एक अलग से टेप लगानी पड़ती है। यूवी स्टेबलाइज्ड प्लास्टिक की टेप होती है, वो लगाई जाती है। सिंपल टेप लगाने से फिर फट जाती है। तो आपको हर जगह पे आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। अंदर आपने अगर उसके स्क्रीन लगाई है तो स्क्रीन के लिए जो नेट इस्तेमाल की जा रही है, जो नेट है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो ये है। अब दूसरा, अगर हम छाया जाल के बारे में बात कर रहे हैं, छाया जाल के अंदर क्या होता है कि जो नेट है वो 35% वाली, 50% वाली, 60% वाली, 90% वाली। इनका मतलब ये होता है कि 90% मैं बोलूं तो यानी 10% ही सूर्य की किरणें को एंटर करने देती है, 90% तो छाया देती है। तो आमतौर पे हमारे राजस्थान के अंदर या हमारे देश के अंदर जो हम बात करें तो ज़्यादातर जो 50% वाली स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बार बार स्क्रीन को बदलना संभव नहीं हो पाता है। वहीं अगर आप क्राइसेंथेमम की खेती कर रहे हैं तो उस समय एक समय ऐसा आता है कि जब आपको ब्लैकआउट सिस्टम करना पड़ता है, तो उस समय आपको लगभग 90% या 100% वाली नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसको डार्कनेस देने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और छत के ऊपर अगर आप देखोगे तो आजकल छत के ऊपर फव्वारे लगाए जा रहे हैं। वो फव्वारे भी क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। वो फव्वारे चलते हैं तो छत ठंडी होती है, छत ठंडी होगी तो अंदर ठंडक आती है। तो ये सारी चीज़ें साइड में अगर ग्रीन हाउस के आप देखोगे तो उसमें नेट लगा होता है, इंसेक्ट नेट लगा होता है। तो इंसेक्ट नेट लगाने से क्या होता है, कीड़े अंदर नहीं आते। एक तरह से ये भी प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक का उपयोग बढ़ चढ़ के हो रहा है। आप देखें अंदर जो फव्वारे लगे होते हैं जिनको कि हम फॉगस कहते हैं या मिस्टर्स कहते हैं। फॉगस जो है ज़्यादातर सब्जियों की खेती में फॉगस इस्तेमाल किए जाए। मिस्टर्स जो है जो बेड बनाते हैं, उठी हुई क्यारियाँ होती हैं उसके ऊपर लगभग 3-3 मीटर के ऊपर ये लगा दिए जाते हैं। तो खास तौर पर डच रोजेस की खेती जब आदमी करता है, किसान भाई करता है, तो उसमें ये इस्तेमाल में लिए जाते हैं। उसका मकसद होता है कि पेड़ के आसपास जो है वो तापमान को नियंत्रित करना, आर्द्रता को बढ़ाना। तो इस तरीके का चीजें हैं, उपयोग में लाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं मिस्टिंग चैम्बर्स है उसके अंदर, तो हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। आजकल जो आपके जो स्टैंड बन रहे, प्लास्टिक के स्टैंड्स हैं, उसके ऊपर भी प्लास्टिक की जालियां लगाई जाती है। पूर्व में वो लोहे की जालियां होती थी, उस पर जंग आने की वजह से उनकी लाइफ कम होती थी। अब उसकी जगह प्लास्टिक आ गया है। आप देखेंगे जमीन के ऊपर जो है कई जगह आप नर्सरीज में देखेंगे मैट बिछाया जाता है, एंटी वीड नेट, यानी कि खरपतवार को नहीं उगने देने वाला वीड मैट लगाया जाता है जमीन पे। उससे कोई खरपतवार उगता नहीं है, फिसलन नहीं रहती है। तो ये सब चीजें हैं। एक तरह से मैं कहूंगा कि प्लास्टिक ने एक नई क्रांति ला दी है कृषि और उद्यानिकी की दुनिया में। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि ट्रो ट्रेज
प्लास्टिक की ट्रेज आ गई हैं, पॉली बैग्स आ गए हैं, जो नर्सरी के अंदर जो जंगलात के पौधे तैयार करने तो वो पॉली बैग्स में किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे सब्जियों की पौध तैयार करनी है तो आजकल प्रो ट्रेज आ गई हैं, उसमें कोकोपिट मिला के, वर्मी कंपोस्ट मिला के, कोकोपिट, परलाइट, वर्मिकुलाइट जैसे मीडिया मिला के तैयार किया जाता है। उसके अंदर पौधे तैयार हो जाते हैं। गोभी की अगर पौध करनी है तो आपको 21 दिन में तैयार हो जाती है, टमाटर की पौध करनी है तो 28 दिन में तैयार हो जाती है, अगर मिर्ची की पौध करनी है, रंगीन शिमला मिर्ची की, तो 35 दिन में तैयार हो जाती है। लेट्यूस तैयार करना है तो आपको 21 दिन में तैयार हो जाती है पौध। वहीं अगर आपको खीरे की पौध, पूर्व में ये बेल वाली फसलों की पौध तैयार नहीं की जाती थी, लेकिन अगर आपको अब करनी है तो 12 से 15 दिन में भी ये पौध तैयार हो जाती है। तो ये चीजें हैं, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका हमारे किसान भाई फायदा उठा रहे हैं। मल्च भी एक अलग चीज है। मल्च क्या है कि प्लास्टिक की एक फिल्म होती है जो कि एक तरफ से काली होती है, एक तरफ से सिल्वर कलर की होती है। पूर्व में ये दोनों तरफ से काली हुआ करती थी। इसको उठी हुई क्यारियों पे ड्रिप लाइन बिछा के, लेटरल्स जिसको बोलते हैं हम, इनलाइन ड्रिपर्स लगा के उसके ऊपर मल्च लगा दी जाती है और निश्चित दूरी पे छेद कर दिए जाते हैं। उसके बाद पौध लगा दी जाती है उसके ऊपर। मिर्ची की पौध हो सकती है, टमाटर की पौध हो सकती है, गोभी लगाई जा सकती है, जो आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज करते हैं लोग। तो ये सब लगा के आप क्या करते हैं, एक तरफ से आप पानी की बचत कर रहे हैं, पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है, और दूसरा क्या कर रहे हैं आप, पेस्ट कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि अगर सिल्वर कलर है, ऊपर से धूप पड़ती है छिलके के रूप में, नीचे वाली पत्तियों पर प्रकाश पड़ता है, उसकी वजह से वहां पे जो पेस्ट हैं, जो कीट, हानिकारक कीट है, वो बैठ नहीं पाते हैं, तो इससे वो फायदा होता है। और दूसरा क्या होता है कि आपको आपका जो वहां पे जो फल अगर टच में आ जाता है तो उस पर किसी प्रकार का दाग नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका फायदा हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें लो टनल्स एक प्रकार के सुरंगनुमा ढांचे होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 1.2 मीटर के आसपास होती है। यानी कि हम कह सकते हैं 3 से 4 फुट की ऊंचाई होती है। और अगर हम लंबाई देखें तो लंबाई आपकी क्यारी की कुछ भी हो सकती है। चौड़ाई जो अगर हम बात करेंगे तो 3 फुट की चौड़ाई वाली क्यारियां होती है। उनके ऊपर पाइपों को मोड़ दिया जाता है, प्लास्टिक की पाइपें, फ्लेक्सिबल पाइपों को मोड़ दिया जाता है। पाइप की जो लंबाई है वो 7 फुट भी हो सकती है, 9 फुट भी हो सकती है। फिर एक निश्चित दूरी पे इस तरीके से अर्धचंद्राकार पाइपों को लगाया जाता है या तार को लगाया जाता है, और उसके ऊपर पे एक फिल्म डाल दी जाती है जिसको कि हम प्लास्टिक फिल्म भी कह सकते हैं या क्रॉप कवर भी कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, नॉन वोवन प्लास्टिक है। क्रॉप कवर क्या है, नॉन वोवन प्लास्टिक है, जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अपनी पैदावार बढ़ा पा रहे हैं और ऑफ सीजन में प्रोडक्शन ले पा रहे हैं, और पेस्ट का भी इसके ऊपर कम अटैक रहता है। तो काफी फायदे हमारे किसान भाई इससे ले रहे हैं और ऑफ सीजन में प्रोडक्शन ले पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें वॉकिंग टनल्स के नाम से ही है कि ये एक सुरंगनुमा ढांचा होता है जिसमें कि किसान भाई खड़े होकर काम कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो इसमें भी ऑफ सीजन की खेती की जाती है। तो ये सब किसान भाई कर रहे हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हाईटेक नर्सरी इसका जीता जागता उदाहरण है। जो लोग पौध तैयार करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं वो इस प्रकार के ढांचे बना सकते हैं, और उसके अंदर जंगलात के पौधे, आयुर्वेदिक पौधे, सब्जियों की पौध, फलों की पौध, आयुर्वेदिक पेड़ पौधे तैयार कर सकते हो, तो उसमें और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं तैयार करके। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉली बैग्स हैं, ग्रो बैग्स का आजकल बढ़ चढ़कर उपयोग हो रहा है। पूर्व में लोग गमले के अंदर पौधा लगाते थे, आजकल टेरेस गार्डनिंग के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें ये देख रहे हैं कि छत के ऊपर जो बगीचा लगा रहे हैं उसमें क्या करते थे, पहले पॉट का इस्तेमाल होता था, पॉट में वजन होता था, मिट्टी का पॉट लिया आपने या सीमेंट का पॉट लिया तो उसमें वजन होता था। परंतु अब प्लास्टिक के जो पॉली ग्रो बैग्स हैं इसको आसानी से आप ले जा सकते हैं, ऊपर उसमें मीडिया भर सकते हैं, उसके बाद उसमें पौधा लगा सकते हैं आप, या सब्जी पैदा कर सकते हैं। और सब्जी पैदा करने के बाद में सब्जी का सीजन खत्म हो गया तो उसको वापस साफ करके उसको वापस स्टोर में रख सकते हैं, पुनः उसको काम में ले सकते हैं। प्लास्टिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको बार बार आप रिसाइकल कर सकते हैं और इसको उपयोग में ला सकते हैं। और अंत में मैं कहूंगा कि प्लास्टिक कल्चर ने बदली किसानों की दुनिया। कृषि पर केंद्रित ऐसी ही और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।